इस बार माँ को एक हफ्ते हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। शिखा समय निकालकर रोज़ मिलने आती रही। एक हफ्ते बाद वो माँ को मिले कर घर आ गया। केतन भी बेंगलुरु से आने वाला था। उसके घर पर सब ठीक हो गया था। वो फ़ोन पर बताता रहता था। माँ ने घर आने के बाद पंडित जी को बुलाया। कहा, कोई शुभ मुहूर्त बताओ और इनकी शादी करा दो। मेरे पास अब समय नहीं है ज़्यादा। ऐसे क्यों बोलती हो माँ? आप ठीक हो जाओगी। झूठा दिलासा देना बंद कर और खुद भी सच्चाई को अपना। मुझे तेरी शादी देखनी है और कुछ नहीं। पंडित जी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी का मुहूर्त निकालो। मुझे कोई आडंबर तो करना नहीं है और ये करने भी नहीं देंगे। बस मैं चाहती हूँ इसकी शादी हो जाए। ठीक है, तो इस हफ्ते में शुक्रवार का दिन सबसे शुभ रहेगा। शादी कहाँ होगी? मंदिर में। आप सारी तैयारियाँ करिए, हम आ जाएंगे। सारी तैयारियाँ हो गई। केतन भी आ गया था। शुक्रवार को 10-15 लोग मंदिर पहुँच गए। उनके सामने शिखा और शिवम के फेरे पड़ गए। रेखा ये देखकर बड़ी खुश थी। शिखा बहू बनकर घर आई। रेखा ने आरती उतारी और उसे गले से लगा लिया। अब ये घर तुम्हारा है, इसे संभालो बेटा। मेरे शुभम को कभी अकेला मत छोड़ना। शिवम और केतन चुप खड़े थे। शिखा ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। वो रेखा को बहुत ध्यान रखने लगी। स्कूल से आकर पूरा टाइम रेखा के साथ रहती। रेखा उसे धक्के मारकर सोने के लिए भेजती, इस बात से अनजान कि उसके बेटे ने शिखा को अपनाया ही नहीं है। शिखा ऊपर जाकर चुपचाप कमरे के एक कोने में सो जाती। जब से शिखा आई थी तब से केतन नीचे ड्राइंग रूम में सोने लगा था। ऐसे ही समय बीतने लगा। रेखा की तबीयत में भी थोड़ा सुधार दिखने लगा था। शिखा की देखभाल ने जैसे उसके शरीर में नई जान फूंक दी थी। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे। शिवम भी खुश था कि चलो माँ की तबीयत ठीक हो रही है। माँ के कारण शिवम और शिखा आपस में घुलने मिलने लगे थे। शिवम को भी शिखा से बात करना बहुत अच्छा लगने लगा। केतन ये सब देख रहा था। उसे लगने लगा था कि अब उसका यहाँ से जाने का समय आ गया है। शायद शिवम अब शिखा की ओर आकर्षित हो रहा है। गलत भी क्या है, मुझे इनके बीच से हट जाना चाहिए। उसे चुप्पी रेखा ने भांप ली थी। उसने केतन को अपने पास बुलाया। क्या हुआ बेटा? आजकल तुम हंसते बोलते ही नहीं हो। क्या कोई परेशानी है? मुझे बताओ। तुम तो मुझे माँ मानते ही हो। क्या अपनी माँ को अपने मन की बात नहीं बताओगे? अरे माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं सोच रहा था कि शिवम तो अब ठीक है, शिखा उसके साथ है और आप भी पहले से काफ़ी बेहतर है, तो मैं यहाँ से शिफ्ट कर जाऊँ। कहाँ शिफ्ट कर जाऊँ? क्या ये तेरा घर नहीं है? इस शहर में तो तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। जब तक मैं हूँ तुम कहीं नहीं जाने वाले, समझे? अपनी माँ से अलग होने की बात तुमने सोची भी कैसे? वो माँ, मैं तो बस ऐसे ही। सच तो ये था कि उसे बड़ी ही पीड़ा होती थी जब शिखा और शिवम आपस में पति पत्नी की तरह बिहेव करते। उसे लगने लगा था कि शिवम को अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तब तक शिखा स्कूल से आ गई थी। उसने केतन और माँ के बीच होने वाली सारी बातें सुन ली थी। फ्रेश होकर वो कमरे में आई। अरे केतन भाई, आप आज घर पर ही हैं? ऑफिस नहीं गए? नहीं, वर्क फ्रॉम होम था आज, इसलिए मन ही नहीं हुआ जाने का। लेकिन अभी तो आप जाने की बात कर रहे थे, मैंने सब सुन लिया है। आप कहाँ जाने की बात कर रहे थे? अब तू ही समझा शिखा, ये अलग घर में रहना चाहता है। पता नहीं क्यों। यहाँ इतना बड़ा घर है, फिर अलग रहने की क्या ज़रूरत है? अरे माँ, आप भी ये मजाक कर रहे होंगे। क्यों केतन भाई, मैं सच बोल रही हूँ ना। आप तो कहते धक्के देकर निकालोगे तभी भी नहीं जाऊँगा। आप भी ना माँ को बड़ा सताते हो। ये मजाक कर रहा है। मैं ही मिली मजाक करने के लिए? बुढ़िया को सताता है? आ तेरे कान खींचूं। बीमार हूँ तो क्या, अब भी ताकत है मुझ में। शिखा ने बात को संभाल लिया था। बात आई गई हो गई। रेखा आराम से लेट गई थी। केतन अपने कमरे में चला गया। अब वो गेस्ट रूम में रहने लगा था। शिखा के आने के बाद बाई जी भी सुबह शाम आने लगी थी। उन्होंने कहा कि अब बहू जी आ गई हैं तो वे अपना घर संभालेंगी। शिखा माँ के सिर में तेल लगाने लगी। बाल झड़ने के बाद सिर की चमड़ी बहुत चटकती थी। शाम हुई। शिवम घर आ गया। फ्रेश होकर माँ के कमरे में चला गया। तब तक बाई जी चाय बनाकर ले आई। तीनों लोग चाय पीने लगे। अचानक शिखा को कुछ ध्यान आया और वो उठकर बाहर चली गई। उसने केतन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। केतन बैठा हुआ था। अरे केतन भाई, आप कमरे में ही बंद रहेंगे? चाय नहीं पियेंगे? आइए, हम सब चाय पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। पर मेरी चाय तो ये रही। केतन ने प्याला दिखाया। ओफो,
ये 22 GB, चलो छोड़ो, आइए ना साथ में बैठे, कितने दिन हो गए। शिखा केतन को लेकर कमरे में आ गई। शिवम ने उसको देखा तो बोला, तू आजकल कहाँ रहता है, काम बढ़ गया है क्या ऑफिस का, मिलता ही नहीं। केतन बोला, हाँ काम बहुत बढ़ गया है, समय ही नहीं मिलता। तुझे पता है ये घर छोड़कर जाना चाहता है, कहीं अलग अपना आशियाना बनाना चाहता है। पागल है, पहले तो यहाँ रहने की जिद किए था, अब अलग रहने की सोच रहा है। क्या क्या कह रही है माँ, ये सब तेरे से कहा इसने। शिवम केतन का हाथ पकड़कर बाहर ले गया। ये क्या कह रहा है तू, मैंने तेरे कहने से शिखा को अपना जीवन साथी बनाया, यहाँ तक कि मैंने अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया, और अब तू घर छोड़कर जाने की बात कह रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा है, अपने आप को देख। जब से शिखा आई है तब से तूने मुझसे बात भी करना बंद कर दिया, हर समय शिखा के आगे पीछे डोलता है। इतने दिनों में हमने कब साथ खाना खाया, कब हम साथ ऑफिस गए, कब हम एक साथ बैठे। जब तुझे यही चाहिए तो फिर मैं तेरी राह का रोड़ा क्यों बनूं। पागल है तू जो ऐसा सोच रहा है। देखता नहीं, शिखा के आने से माँ की सेहत ठीक हुई है। माँ के सामने शिखा का पति बनने का दिखावा करना ही पड़ता है। मैं सोचता था तू मुझे समझता है, मुझे क्या पता तुझे बुरा लग रहा है। शिखा तो कमरे में एक कोने में सोती है, कमरे में हमारी कोई बातचीत नहीं होती है। जो भी बातें होती है माँ के सामने होती है, मुझ पर नहीं तो कम से कम शिखा पर तो भरोसा करता। क्या सच कह रहा है तू। मैं भ्रम में पड़ गया था। मैंने सोचा कि अब तेरा टेस्ट बदल गया है और तू शिखा को अपनी पत्नी मान रहा है, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता था। तू मान या ना मान, शिखा तो मेरी पत्नी बन चुकी है और वो तेरे और माँ के कारण बनी है। मैं उसे पति का सुख तो नहीं दे सकता, लेकिन एक अच्छा दोस्त बनकर खुश तो रख सकता हूँ। और अगर इसमें कोई बुराई है तो मैं शिखा से बात करना बंद कर दूँगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। माँ को संदेह हुआ तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। विवाह के 2 महीने पश्चात रेखा की हालत बिगड़ने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कहा अब घर पर ही इनकी देखभाल करो, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। उधर शिखा के चाचा जी भी बहुत बीमार थे। वो उनसे मिलने गई हुई थी। उन्हें लंग इन्फेक्शन हुआ था। 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहे। आज सुबह ही उनका देहांत हो गया था। शिवम ने केतन को वहाँ भेज दिया था। रेखा को ये पता चला तो उसने शिवम को भी वहाँ जाने को कहा। शिखा बहुत उदास थी। शिवम को देख खुद को रोक ना सकी। उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। शिवम उसकी पीठ सहलाता रहा। थोड़ी देर बाद जब शांत हुई तो माँ के बारे में पूछने लगी। शिवम ने झूठ बोल दिया कि सब ठीक है। शिवम शिखा को वहीं छोड़कर घर आ गया। शिखा ने कहा था कि वो माँ से मिलने आती रहेगी। शिवम सुन, अब तो 15 दिन हो गए। शिवा को लिवा ला, उसके बिना घर बड़ा सूना लगता है। ठीक है माँ, शाम को जाकर ले आऊँगा। तभी कोई गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी। शिवम ने उठकर देखा तो शिखा थी। टैक्सी से अपना सामान उतार रही थी। शिवम ने जाकर उसका सामान ले लिया। बड़ी थकी थकी लग रही थी। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। हाँ तबीयत तो ठीक है, बहुत बुरा लग रहा है। अब मेरा पीहर नहीं बचा। भैया भाभी को ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहीं रहने वाली हूँ। इतने दिन में उन्होंने कई बार ये जताया कि वो घर अब मेरा नहीं है और अब मैं कभी वहाँ नहीं जाऊँगी। तुम्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, ये घर तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। तुम्हें यहाँ से जाने की क्या ज़रूरत है। शिखा चुपचाप अंदर आ गई। हाथ धोकर वो माँ के कमरे में चली गई। माँ ने उसे अपने पास बिठा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। माँ की स्थिति देख शिखा घबरा गई। उसने शिवम से पूछा, ये माँ इतनी कमज़ोर क्यों लग रही है। कुछ नहीं, शायद तुम्हारी चिंता कर रही थी इसलिए तुम्हें ऐसी लग रही है। थोड़ी देर में माँ के पास बैठ शिखा अपना सामान लेकर कमरे में चली गई। पीछे पीछे शिवम भी आ गया। सच सच बताओ माँ इतनी कमज़ोर क्यों लग रही है। शिवम ने शिखा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, माँ के पास समय नहीं है, वो कभी भी जा सकती है। ये क्या कह रहे हो, अभी चाचा जी को खोया और अब माँ को भी। कह दो ये झूठ है। शिखा की आंखों में आंसू छलक उठे। काश ये कह पाता, काश ये सच होता। शिवम ने उसे सीने से लगा लिया। किसी काम से केतन ऊपर आया था। उसने ये सब देखा, उल्टे पांव लौट गया। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब उसे जाना ही होगा। शिवम अब उसका नहीं हो सकता। उसने कंपनी को बेंगलुरु ट्रांसफ़र के लिए लेटर लिख दिया और दुखी मन से बिस्तर पर गिर गया। शिखा ने यह सब देख लिया था। उसने खुद को शिवम से अलग किया और बोली, किसी और को भी आपकी ज़रूरत है, उनकी भी सुध ले लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि गलत फहमियाँ बढ़ जाए और आप कहीं के ना रहें।
ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्या हुआ? अभी केतन भाई आए थे और चुपचाप लौट गए। उनके चेहरे पर दुख ही स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इसलिए आप जाएं और उनके साथ समय बिताएं। उन्होंने आपका बहुत साथ दिया है। शिवम नीचे उतर आया और केतन के कमरे में गया। केतन सिर पर तकिया रखे चुपचाप लेटा था। उसके पास बैठते हुए वो बोला, क्या बात है, आजकल बड़े गुमसुम रहने लगे हो, मुझसे नहीं बताओगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा सिर दुख रहा था इसलिए चुपचाप लेटा था। लाओ मैं तुम्हारा सिर दबा दूँ। नहीं रहने दो, तुम जाओ, माँ को तुम्हारी ज़रूरत होगी। ये क्या, जब मैं बात करता हूँ तो तुम मुझे माँ के पास जाने की बात कहकर चुप करा देते हो और खुद मुझसे बात नहीं करना चाहते। क्या करूं, हर समय तुमसे चिपका रहूं और तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूं? शिवम को गुस्सा आ गया। अब तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, मुझे तुम अकेला छोड़ दो। ऐसा कहकर केतन ने मुख मोड़ लिया। शिवम भी वहाँ से उठकर चला गया। संवादहीनता बढ़ती जा रही थी। इसी तरह 10 दिन बीत गए। शिखा माँ के कमरे में ही सोने लगी थी। अब माँ अधिकतर आंखें बंद किए पड़ी रहती। आज सुबह शिखा उठकर माँ के लिए चाय लेने गई। चाय लाकर उसने माँ को उठाया, लेकिन माँ नहीं उठी। एक दर्द भरी चीख पूरे घर में गूंज उठी। केतन और शिवम दौड़कर माँ के कमरे में आए। माँ अपनी अंतिम यात्रा पर जा चुकी थी। शिवम का रो रोकर बुरा हाल था। केतन उसे चुप करा रहा था। माँ की अंतिम यात्रा की तैयारियां केतन ने ही की और उनकी पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हो गई। घर में सन्नाटा छा गया था। कोई किसी से बात नहीं करता। आज माँ का 12वां भी हो गया। तीनों खाने की मेज पर चुपचाप बैठे थे। अचानक केतन ने शिवम को अपने बेंगलुरु ट्रांसफ़र का ऑर्डर पकड़ा दिया। शिवम ने उसे पढ़ा और प्रश्नवाचक नज़रों से केतन की तरफ देखा और चुपचाप उठकर चला गया। शिखा ने वो कागज़ लेकर पढ़ा और प्रश्नवाचक नज़रों से केतन की ओर देखा। वो चुपचाप खाना खा रहा था। शिखा से ये सन्नाटा सहन नहीं हो रहा था। वो नहीं चाहती थी कि इनकी प्रेम कहानी में वो रोड़ा बने। सब अपनी अपनी जगह सही सोच रहे थे, लेकिन समस्या जस की तस थी। शिखा इसी भ्रम में थी कि उसके मन में शिवम के लिए प्यार जैसी फीलिंग नहीं थी, पर उसके साथ रहकर वो उसे सबसे अच्छा दोस्त मान बैठी थी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसके मन में क्या है। वो माँ के कमरे में चली गई। माँ, आप ही रास्ता दिखाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शिवम कमरे से बाहर नहीं निकला। शिखा ने दरवाज़ा बजाया, कई बार बजाया। उसने केतन से भी जाकर कहा, शिवम दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। केतन ने भी अनसुनी कर दी। सुबह शिखा उठकर स्कूल के लिए निकल गई। छुट्टी के बाद वो अपनी सहेली के साथ उसके हॉस्टल चली गई। कामकाजी बेघर स्त्रियों और लड़कियों के लिए यह हॉस्टल था। उसने अपनी सहेली से बात कर ली कि वो अब यहीं रहेगी। वो उसे वार्डन के पास ले गई। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके वो घर आई। घर पर ताला लगा था। वह सुबह ही एक चाबी अपने साथ लेकर निकली थी। शिवम के कमरे में जाकर उसने अपना सामान समेटा। माँ के कमरे में जाकर माँ की तस्वीर को प्रणाम किया और चुपचाप ताला लगाकर वो हॉस्टल चली आई। शाम को दोनों घर आए। ताला लगा देख दोनों का माथा ठनक गया। दोनों ने प्रश्नवाचक निगाहों से एक दूसरे को देखा। शिवम शिखा को फ़ोन करने लगा। फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब तो दोनों को ही उसकी चिंता हो गई। कहाँ जाए, कहाँ गई होगी? शायद भैया भाभी के पास चली गई हो। घर का ताला खोल दोनों अंदर आए। डाइनिंग टेबल पर एक नोट रखा हुआ था। मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, कुछ दिन मैं वहीं रहूँगी, मेरी चिंता मत करना। बाई जी आ गई थी। वो खाना बनाकर रख गई। दोनों अपने अपने कमरे में थे। कौन किसको कहे खाना खाने के लिए। रात के 9 बज गए। आखिरकार केतन कमरे से निकला। उसने खाना मेज पर लगा दिया और शिवम को बुलाने उसके कमरे में गया। शिवम ने केतन का हाथ पकड़ लिया। मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है जो तुम बेंगलुरु जा रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। छोड़ उस बात को। तूने सोचा है शिखा का क्या होगा? लेकिन ये तो पहले ही तय हो गया था कि ये शादी नाम मात्र की होगी। अब तो माँ भी चली गई, तू भी चला जाएगा, मैं अकेला रह जाऊँगा। मत जा, सोच लूँगा। चल अभी खाना खा। दोनों नीचे आ गए। खाना खाकर शिवम केतन के कमरे में ही आ गया और उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हम शिखा के लिए कोई लड़का ढूंढ लेंगे और उसकी शादी करा देंगे। तू बस मेरे साथ रहे। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। भावावेश में वो अपने मन की बातें कहे जा रहा था। केतन का मन भी पिघल रहा था, पर वो जाहिर नहीं कर रहा था। उस दिन दोनों एक ही साथ सोए। ज़मीन बर्फ़ धीरे धीरे पिघल रही थी। सुबह दोनों का मूड काफ़ी ठीक था। शिवम ने चाय बनाई। अब आगे क्या? तुझे तो बेंगलोर जाना पड़ेगा, तो तू भी चल। यहाँ क्या करेगा?
यार ये तो स्वार्थ पूरा करने वाली बात हुई। हम ऐसे ही शिखा को छोड़कर तो नहीं जा सकते। सब उसे मेरी पत्नी के रूप में जानते हैं। उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। उसका भी तो कोई नहीं है। हाँ, बात तो तू ठीक कह रहा है। चल वो आ जाए फिर सोचते हैं क्या करना है। लेकिन शिखा को ना आना था और ना वो आने के लिए गई थी। ये शिवम को कमरे को ध्यान से देखने पर पता चला। उसका कोई सामान वहाँ नहीं था। वो दौड़ कर नीचे आया। वो चली गई हमेशा के लिए। उसका सामान भी नहीं है। उसने अपना वादा पूरा कर दिया। किसका सामान? शिखा का। कहाँ गई होगी? चल उसके स्कूल चलते हैं, वहाँ तो आई होगी। हाँ हाँ कहते हुए दोनों घर से स्कूल के लिए निकल पड़े। अंदर जाकर ऑफिस में शिखा के लिए पूछा। थोड़ी देर में शिखा आती हुई दिखाई दी। अरे आप लोग यहाँ? मैंने कहा था ना कि अच्छा चलो कैंटीन में चलते हैं। सर मुझे अभी कोई काम नहीं है, 10 मिनट में आती हूँ, कहकर तीनों कैंटीन पहुँचे। शिखा उन्हें देख बड़ी खुश थी। त्रिकोण ही सही, एक प्यारा सा बंधन तीनों को बांधे जो था। तुम सामान भी ले आई? ऐसे कोई जाता है क्या? केतन बोला। बस अब मैं आज़ाद हूँ, आप दोनों के बीच में मेरा क्या काम? शिखा खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुनो, घर आ जाओ, कोई भी किसी के बीच में नहीं है। तुमने मुझे भाई कहा है तो मेरी बात मान लो, केतन बोला। उसने शिवम को कोहनी मारी। तू भी तो कुछ बोल। मैं क्या बोल सकता हूँ? फिर भी शिखा, वो घर तुम्हारा है, तुम वहीं रहो। नहीं, मैंने 1 महीने का एडवांस दे दिया है, उसके बाद सोचूंगी। तब तक मेरे कारण जो दूरियां आप दोनों के बीच आ गई हैं उन्हें मिटाइए। सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसे छोटी छोटी बातों से यूं नहीं मिटाना चाहिए। वादा करती हूँ जब आप दोनों पहले की तरह हंसते मुस्कुराते आएंगे तब मैं अवश्य वापस आऊँगी। और हाँ केतन भाई, बेंगलोर मत जाइएगा, ठीक है? मैं चलती हूँ, मेरी क्लास है। दोनों उसे जाते देखते रहे। केतन ने दूसरी जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उनका रिश्ता सामान्य होने लगा। अब दोनों साथ थे। केतन कुशल पत्नी की तरह शिवम का ख्याल रखता। दोनों बहुत खुश थे। शिखा की याद दोनों को सताती थी। उसकी जिंदा दिली को याद करते। रोज़ उसके बीच में एक बार शिखा के बारे में बात अवश्य होती। अब कोई गिला शिकवा नहीं था। और फिर एक दिन शाम को अचानक शिखा आ खड़ी हुई। हाथ में मिठाई का डिब्बा था। बूझो तो जाने, बताओ ये मिठाई मैं क्यों लाई हूँ? अच्छा छोड़ो, ये देखो। एक लिफाफा उसके हाथ में लहरा रहा था। शिवम ने लिफाफा लेकर खोला। उसका नियुक्त पत्र था। केंद्रीय विद्यालय में उसकी वरिष्ठ शिक्षिका के रूप में नियुक्ति हुई थी और वो अब जयपुर जा रही थी। शिखा, तुमने हमें तो बताया ही नहीं, ये सब कब हुआ? उसे छोड़ो, तुम लोग चल रहे हो मेरे साथ। मेरी सारी व्यवस्था करवा कर आ जाना। कुछ दिन जयपुर भी घूम लेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, केतन और शिवम एक साथ बोल उठे। अब सारी धुंध छट गई थी। शिखा अपनी मंजिल की ओर बढ़ चली। उसके मुख पर कहीं भी दुख या पश्चाताप का कोई निशान नहीं था। हम सदा अच्छे दोस्त रहेंगे, कभी भी एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाएंगे। शिखा, तुम्हारा जब भी मिलने का मन करे अपने घर जरूर आना। मेरी पत्नी ना सही, तुम माँ की प्यारी बेटी हो। बेटी को माँ का घर नहीं छोड़ना चाहिए। और हाँ प्यारी बहना, मुझे माफ़ कर देना जो मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। अपने भाई को कभी मत भुलाना, नहीं तो ये लगेगा कि तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। चलो छोड़ो बीती बातें, कल जयपुर चलते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। दोनों से गले मिलकर वो चली गई। दोनों उसे जाते देखते रहे। भ्रांतियाँ मिट चली थीं। नवल सवेरा तीनों की राह ताक रहा था। इससे ज़्यादा सुखद क्या हो सकता था? केतन ने शिवम को गले लगा लिया। देरी के लिए क्षमा प्रार्थी। शिखा चली तो आई, लेकिन मन में कुछ कसक रहा था। आखिर समाज में वो शिवम की पत्नी के रूप में ही जानी जाती थी। मिलने जुलने वाले, यहाँ तक कि स्कूल में भी लोग कानाफूसी कर लेते थे। शिखा सब समझती थी, पर लोगों को बोलने या सोचने से तो रोका नहीं जा सकता था। उसने हॉस्टल क्यों चुना ये तो वही जानती थी, इसलिए उसने नोएडा छोड़ने का निर्णय लिया था। केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी निकली थी। उसने भी सोचा कि कोशिश करने में क्या जाता है, अगर सिलेक्शन हो गया तो जयपुर चली जाएगी, लोगों के मुंह तो बंद होंगे। कमरे में पहुंचकर उसने तकिए के नीचे से एक तस्वीर निकाली। ये उसके और शिवम के विवाह की तस्वीर थी। वह एकटक तस्वीर देख रही थी। आंखों की कोरों पर आंसू की बूंदें झिलमिल कर रही थी। मन में कुछ टूट रहा था। एक आह भरकर उसने शिवम की फोटो पर बड़े प्यार से हाथ फेरा। वो मनी मन शिवम को चाहने लगी थी। क्या उसे मेरी बिल्कुल याद नहीं आती? उसे मेरे साथ बिताया समय भी याद नहीं? वो बिस्तर पर गिर गई। क्या किस्मत है मेरी। ना जाने कैसी कैसी बातें उसके मन में आ रही थी।
आखिर में उसका सिर दर्द से फटने लगा। वो सिर झटक कर उठ खड़ी हुई। क्या फालतू की बातें सोच रही हूँ, ये निर्णय तो मेरा ही था, अब पछतावा क्यों। कल की सोच सिखा, कल की। नया सवेरा तेरी राह देख रहा है, वो खुद को समझा रही थी। कहीं दूर एक गाना बज रहा था, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुम्ही से करता है, जब सामने तुम आ जाते हो कुछ भी कहने से डरता है। वैवाहिक जीवन का सुख भले ही उसे नहीं मिला था, पर शिवम का साथ उसे मिला था। शायद इसीलिए जीवन साथी बोला जाता है। लाख चाहकर भी वो ऐसी बातें मन में आने से रोक नहीं पा रही थी। शिखा द्वंद्व युद्ध में फंसी थी। दिल दिमाग आपस में उलझ रहे थे, कोई किसी की नहीं सुन रहा था। उधर शिवम का मन भी कुछ अजीब सा हो रहा था। शिखा के अचानक आने से उसे बड़ी खुशी हुई थी और उसके जाने से उतना ही दुख। अब वो यहाँ से चली जाएगी, माँ कहीं से देख रही होंगी तो कितनी दुखी होंगी। शिखा उनके लिए बेटी जैसी थी और मैंने उसे घर से यूं ही जाने दिया। लोगों की बातें शिवम से भी छिपी नहीं थी। ऑफिस में भी लोग पूछ ही लेते, झगड़ा हो गया है क्या भाभी जी से। कुछ लोग नसीहत देते, पति पत्नी के बीच तो ये सब होता ही रहता है, कोई ऐसे घर छोड़कर जाता है क्या। जितने मुंह उतनी बातें। क्या शिखा को भी ये सब सुनना पड़ता होगा? सुनना पड़ता होगा कहीं, इसलिए तो वो नोएडा नहीं छोड़ रही है। शिवम सोच में पड़ा था। उसे इस तरह से गुमसुम देख केतन ने उसके गाल पर हल्की सी चपत मारी। कहाँ खोए हो मेरे यार? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चल बहुत लेट हो गया, खाना खाते हैं। नहीं नहीं, अपनी बात हुई थी कि हम आपस में कुछ नहीं छुपाएंगे। बताना क्या बात है, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे सुन, एक बात तो मैं तुझे बताना ही भूल गया। कल बाजार में शिखा का चचेरा भाई मिल गया था, शिखा के बारे में पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? बस यही कि शिखा हॉस्टल में क्यों रह रही है। तूने क्या कहा? मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं पता, शायद पढ़ाई के लिए गई है। तो कहने लगा अच्छा हुआ कि चली गई, वो जहाँ रहती है वहाँ बुरा ही होता है। कैसा भाई है? बहन है उसकी, चचेरी ही सही, पर हम भी तो वैसे ही हैं, हमने भी तो कुछ नहीं सोचा, कहकर शिवम खाने की मेज पर जा बैठा। क्या कहा तूने? हम भी वैसे हैं? फिर कुछ सोचकर धीमे से केतन बोला, बात तो तेरी सही है यार, हमने भी तो एक बार भी उसकी खबर नहीं ली, बस स्कूल में बात करके आ गए थे। ये सब मेरे कारण हुआ है, ना मेरे मन में संदेह आता, ना ही शिखा को घर छोड़कर जाना पड़ता। चुप कर, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। अब तो वो जा रही है हमसे दूर, इसी में उसकी भलाई है। बेचारी को पता नहीं कितनी बातें सुननी पड़ी होंगी। ऐसे क्यों बोल रहा है? मुझे पता होता तो क्या मैं ऐसा करता क्या? मैं तुझे प्यार करता हूँ, तुझे खोने का डर मुझ पर हावी हो गया था तो मैं क्या करता? तुझे मुझ पर तो विश्वास करना चाहिए था, लेकिन अब हम बहस क्यों कर रहे हैं? अब तो कुछ बदला नहीं जा सकता है। तू अपना और मेरा दिमाग ख़राब मत कर। शिखा के साथ जयपुर चलना हो तो बता। हाँ देखता हूँ, अगर छुट्टी मिल गई तो। तू जा रहा है? इतनी हेल्प तो बनती है उसकी, उसने माँ के लिए कितना कुछ किया है बिना किसी स्वार्थ के, और तूने तो उसे अपनी बहन माना है। केतन कुछ नहीं बोला। शिखा के लिए वो भी कुछ करना चाहता था, पर शिवम का ख्याल आते ही उसके मन में अनजाना डर आ जाता था कि कहीं शिखा ने शिवम को छीन लिया तो। वैसे तो वो भी शिखा को पसंद करता था, उसके लिए कुछ करना चाहता था, रोज़ शिखा के बारे में बात भी करता, लेकिन शिवम का शिखा के प्रति नर्म रवैया उसे भयभीत कर देता और ईर्ष्या भाव मन के अंदर आए सभी अच्छे विचारों को भस्म कर देता। शिवम ने केतन की ओर देखा। उसे इस तरह गुमसुम देखकर वो चुप ना रह सका। उठकर पास आया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मुझ पर विश्वास है या नहीं? अगर तू शिखा को लेकर आशंकित है तो ये तेरी गलत सोच है। प्रेम वहीं फलता है जहाँ विश्वास होता है। तू मुझे अच्छे से जानता है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हमारे बीच में कोई भी नहीं आ सकता। रही शिखा की बात, तो वो एक अच्छी लड़की है, उसने कभी मुझसे ऐसा नहीं जताया कि वो मेरी पत्नी है। वो माँ के सामने भी मेरी दोस्त बनकर रही और अब भी मेरी दोस्त है। उसकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। उसने इतना साथ दिया तो थोड़ा साथ तो हम भी दे सकते हैं। और तू ये औरतों की तरह जलना और सोचना छोड़ दे। कहाँ गया मेरा वो केतन जिसने मुझे जबरन शिखा से शादी करने के लिए तैयार किया था? केतन शिवम के गले से लिपट गया। तू सच बोल रहा है? मैं कमज़ोर पड़ गया था। कब जाना है? तू तो बस इतना बता, हम साथ में चलेंगे। मैं वर्क फ्रॉम होम ले लूँगा अगर छुट्टी नहीं मिली तो। ठीक है, कल पूछते हैं शिखा से कब की ज्वाइनिंग है। अगर वीकेंड में जाएंगे तो काम का इतना लोड नहीं रहेगा।
शिखा ने भी शनिवार की सुबह का ही प्लान बनाया था। तीनों शनिवार की सुबह जयपुर के लिए निकल पड़े। हंसते गुनगुनाते सफ़र कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला। जयपुर पहुंचकर उन्होंने होटल बुक कर लिया। शिखा का स्कूल बजाज नगर में था, तो आसपास ही कोई घर या फ्लैट किराए पर लेना था। एक ब्रोकर से बात की। उसने शिखा के बजट के हिसाब से 2-3 फ्लैट दिखा दिए। शिखा को एक फ्लैट पसंद आया। स्कूल से दूरी भी ज़्यादा नहीं थी। ये काम 2 दिन में निपट गया। आज सोमवार था। केतन को ऑफिस से बार बार फ़ोन आ रहा था, कोई अर्जेंट काम था। उसने शिवम को बताया। शिवम ने कहा, तू बात करके देख, 2 दिन की बात है, थोड़ा जयपुर घूम लेते हैं फिर चलते हैं। लेकिन बात बनी नहीं। केतन ने बहुत कोशिश की, पर उसे फ्लाइट लेकर जाना ही पड़ा। उदास मन से वो चला गया। अभी नौकरी ज्वाइन की ही थी, बार बार नौकरी नहीं छोड़ सकता था। शिवम ने शिखा की ज़रूरत की सभी वस्तुओं की शॉपिंग करवा दी। शाम को वो राज मंदिर में फिल्म देखने चले गए। फिल्म देखते देखते कब शिखा का सिर शिवम के कंधे से आ टिका पता ही नहीं चला। शिवम असहज जरूर हुआ, पर उसने संकोच के कारण शिखा का सिर हटाया नहीं। फिल्म देखने के बाद वे पास ही के एक रेस्तरां में खाना खाने के लिए चले गए। खा पी करके जब घर लौटे तो रात के 12 बज रहे थे। घर आकर शिखा बोली, तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ नीचे बिस्तर लगा लूँगी। नहीं, मैं वहाँ सो जाता हूँ, तुम बिस्तर पर सो जाओ। थोड़ी देर दोनों में यही बहस चलती रही। फिर शिखा जीत गई। शिवम ने पूरे दिन अपना फ़ोन नहीं देखा था। फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। चार्जिंग पर लगा कर वो सो गया। थकान के कारण गहरी नींद आ गई। सुबह फ़ोन की घंटी से ही उसकी नींद खुली। देखा केतन था। कहाँ है तू? तेरा फ़ोन क्यों बंद है? कल से कितने फ़ोन किए मैंने, तुझे मेरी परवाह है भी या नहीं? केतन की झल्लाहट उसकी आवाज़ में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसका डर, उसकी जलन सब शिवम महसूस कर रहा था। अब कुछ बोलेगा भी या चुप रहेगा? कब आ रहा है? मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ। ये मुझे 6 महीने के लिए लंदन जाने को कह रहे हैं। मैं तो नहीं जाने वाला, तू जल्दी आ जा। अरे इतना परेशान मत हो, मैं कल निकल रहा हूँ, आकर बात करते हैं। आज क्या करोगे तुम लोग? सारे काम तो हो गए होंगे। कुछ खास नहीं, थोड़ी शॉपिंग करनी है और टिकट भी कल का ही है। ठीक है, कल पक्का निकल ही आना। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लव यू सो मच। लव यू टू, कहकर शिवम ने फ़ोन रख दिया। वह उठा तो देखा शिखा अभी तक सोई पड़ी थी। इतनी जल्दी उठने वाली सोई पड़ी है, शायद थक गई होगी। ये सोचकर वो फ्रेश होने चला गया। जब लौट कर आया तो शिखा तब भी सोई थी। अब उससे नहीं रहा गया। उसने आवाज़ दी, शिखा उठो, 8 बजने वाले हैं। शिखा थोड़ी सी हिली और बोली, 8 बज गए? पर मुझसे उठा नहीं जा रहा है, मुझे बुखार आ गया है। ये सुनकर शिवम ने उसका माथा छुआ। आग सा तप रहा था। उठो, मैं सहारा देता हूँ, बेड पर लेट जाओ। सहारा देकर शिवम ने उसे बेड पर लिटाया। पानी की पट्टियाँ उसके माथे पर रखने लगा। शिखा कराह रही थी। पट्टी रखते काफ़ी देर हो गई, लेकिन बुखार नहीं उतरा। अब शिवम को चिंता हुई। बाहर आकर उसने बगल वाले फ्लैट की डोरबेल बजाई। एक महिला ने दरवाज़ा खोला। आप कौन? कहिए क्या काम है? जी, मैं आपके पड़ोस से। दरअसल मेरी पत्नी को तेज़ बुखार है, आप कोई डॉक्टर बता सकती हैं? न जाने कैसे शिवम के मुंह से निकल गया कि शिखा उसकी पत्नी है। अरे ये पास में ही गांधीनगर डिस्पेंसरी है, अच्छे डॉक्टर बैठते हैं वहाँ। ठीक है, तो मैं कैब बुक कर लेता हूँ। कैब क्यों? मैं चलती हूँ आपके साथ, आप उन्हें ले आइए। अरे आप क्यों परेशान होंगी, मैं ले जाऊँगा। अरे पड़ोसी ही पड़ोसी के काम नहीं आया तो कैसा पड़ोसी? वे चाबी लेकर गाड़ी निकालने चली गई। शिखा को सहारा देकर शिवम ने लाकर गाड़ी में बिठाया। डॉक्टर को दिखाया तो वो बोले, वैसे तो वायरल ही लग रहा है, लेकिन यदि 3 दिन में नहीं उतरा और कोई परेशानी दिखाई तो फिर टेस्ट करेंगे। शिवम शिखा को घर ले आया। पड़ोस वाली महिला, जिनका नाम रमा था, वह दलिया बनाकर दे गई। शिखा ने 2-4 चम्मच खाकर दवा ले ली। शिवम ने अपना टिकट कैंसिल करा दिया। ऐसी हालत में उस शिखा को कैसे छोड़कर जा सकता था? उसे मालूम था कि वो नहीं पहुंचा तो केतन अपने आपे में नहीं रहेगा। शिखा का बुखार कुछ हल्का हो गया था। वो शिवम के चेहरे की ओर देख रही थी। तुम चले जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी। केतन भाई परेशान होंगे। नहीं जाओगे तो उन्हें बुरा लगेगा। कैसी बातें करती हो? ऐसी हालत में तुम्हें छोड़ जाऊंगा तो मेरा मन लगेगा वहाँ? तुम कुछ मत सोचो, मैं सब संभाल लूँगा, आराम करो। मैं थोड़ा मार्केट जाकर फल वगैरह ले आता हूँ। शिवम उठा जाने के लिए तो शिखा ने उसका हाथ पकड़ लिया। थैंक्स, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। आंखों से आंसू बहकर गालों पर लुढ़कने लगे। इतना ध्यान मेरा कभी किसी ने नहीं रखा। शिवम बिस्तर पर बैठकर उसके आंसू पोंछने लगा। चुप हो जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
तबीयत बिगड़ जाएगी तुम्हारी। कहते हुए उसने शिखा का सिर सहलाना शुरू कर दिया। शिखा आंखें बंद कर इस स्पर्श को, इस स्नेह को अपनी आत्मा में उतारने लगी। वो इस पल को खोना नहीं चाहती थी। इतना अपनापन पाकर उसकी सोई हुई इच्छाएं सिर उठाने लगीं। आनंद के अतिरिक्त से आंसू बह रहे थे। शिवम कभी सिर सहलाता, कभी आंसू पोंछता। ना जाने कब शिखा की आंख लग गई। एक अजीब सा संतोष उसके चेहरे पर दमकने लगा। पता नहीं आवेश का क्षण था या प्रेम का आकर्षण। शिवम ने झुककर उसका माथा चूम लिया। एक बिजली से उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वो झटके से उठ खड़ा हुआ। ये क्या कर रहा हूँ मैं? खुद को धिक्कारते हुए वो मार्केट के लिए निकल पड़ा। बाहर निकलकर उसने केतन को फ़ोन लगाया। हाँ बोल, कब निकल रहा है? मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। एक प्रॉब्लम हो गई है यार, शिखा को फीवर आ गया है और वो बिस्तर से उठने लायक भी नहीं है। अभी डॉक्टर को दिखाया है। सारी बात शिवम ने बताई। केतन चुपचाप सुन रहा था। ओके, तो तू रुक जा, वहीं ठीक हो जाए तब आ जाना। आशा के विपरीत उसका जवाब सुन शिवम चौंक पड़ा। तू नाराज़ होकर बोल रहा है ना? अरे मैं क्यों नाराज़ होऊंगा, इतनी समझ तो मुझे भी है। तू उसका ध्यान रख, मुझे लेट हो रहा है, आज अभी मीटिंग है ऑफिस में। ओके बाय, टेक केयर, लव यू। फ़ोन कट चुका था। शिवम हक्का बक्का फ़ोन देख रहा था। ये सूरज कहाँ से निकला है? इतनी आसानी से मान गया। कोई तो बात ज़रूर है। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो जो ज़रूरी है वो करता हूँ। वो घर आया, सामान रख कर शिखा के माथे को छुआ तो बुखार नहीं था। वो थोड़ी देर वहीं बैठा रहा। शिखा सो रही थी। वो उठकर बाहर आ गया। देखा रमा जी अपनी बालकनी में बागवानी कर रही थी। देखते ही बोल पड़ी, अब कैसी है आपकी वाइफ? आपने कुछ खाया? अरे मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। क्या नाम है आपका और आपकी वाइफ का? अभी शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं शायद। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? मैं इंसान को देखते ही पहचान लेती हूँ। एक साथ कई प्रश्नों की झड़ी लगा दी उन्होंने। वो अधेड़ उम्र की व्यवहार कुशल महिला थी। उम्र के हिसाब से उनका अनुभव भी अच्छा था। जी मेरा नाम शिवम और उसका नाम शिखा है। अब वो ठीक है पहले से। अच्छा सुनो, खाना मत बनाना, मैंने बनवा लिया है। तुम कहो तो अपनी मेड से बात करूं, वो सारा काम कर दिया करेगी। जी शिखा से पूछ लूं, वही यहाँ रहने वाली है। मुझे तो जाना पड़ेगा नोएडा, मेरी जॉब वहीं है। अभी शादी हुई है, अभी से ही बेचारी को अकेला छोड़ रहे हो? मुझे तो ये आजकल की पीढ़ी का रवैया समझ नहीं आता। माफ़ करना, कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो। अरे नहीं नहीं, आप सही कह रही हैं, 100% सही। चलो मैं खाना लेकर आती हूँ। अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे ये हम राजस्थान वालों की तहजीब है, सब हमारे अपने हैं। वो तो है ना, आप ना होती तो शिखा को कहाँ दिखाता। हमारे लिए तो सब नया है। शिखा जाने कब से इनकी बातें सुन रही थी। उसका माथा ठनक गया। जिस बात से वो नोएडा से भागी, अब वही बात यहाँ होगी। शिवम ने उसे अपनी पत्नी बता दिया। क्या जवाब देगी वह इन लोगों को? ये तुमने क्या किया शिवम? मुझे यहाँ भी अपनी पत्नी बता दिया। इनके सवालों से मैं कैसे लड़ूंगी? शिवम को देखकर शिखा भरे गले से बोल पड़ी। तुम तो चले जाओगे, फिर मेरा तुम्हारा क्या वास्ता रहेगा? ये लोग मुझसे रोज़ प्रश्न करेंगे। मैं थक गई हूँ। यहाँ की जॉब मैंने चैन से रहने के लिए ली थी और तुमने। कहते कहते वो हिचकियाँ भरने लगी। सारी हिम्मत टूट गई थी। मन का गुब्बार बाढ़ के पानी की तरह बह निकला। शिवम भौचक्का सा उसे देख रहा था, फिर पास आकर उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। शिखा रोई जा रही थी। शिवम उससे माफ़ी मांग रहा था। चुप हो जाओ शिखा, मैं क्या करूं? मेरे मुंह से निकल गया। सुबह तुम्हारी हालत ही ऐसी थी। शिवम शिखा के पास बैठ गया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। शिखा रोते रोते उसके सीने से लग गई। वह उसकी पीठ सहला रहा था। आज तक माँ को छोड़ किसी स्त्री के पास इतना नज़दीक वो कभी नहीं गया था। यहाँ तक कि शिखा के पास भी। एक अजीब सी अनुभूति, एक रोमांच, स्त्री की खुशबू उसके लहू में समाती जा रही थी। ये उसे क्या हो रहा है? वो शिखा के सामीप्य से होने वाले इस नए अनुभव से हैरान परेशान था। शिखा ने उसको कसकर पकड़ लिया था। वो इस नए अनुभव से एक अलग ही आनंद की अनुभूति कर रहा था। शिखा तो उससे मन ही मन प्रेम करती थी, लेकिन शिवम के लिए किसी स्त्री के प्रति प्रेम की अनुभूति बिल्कुल नहीं थी। शिखा चुप हो गई थी। अचानक शिवम को एक झटका सा लगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ? शिखा को अलग करते हुए वो झटके से उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? शिखा ने बड़ी मासूमियत से पूछा। माफ़ करना, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी भावनाओं से खेलने का मुझे कोई हक नहीं है। हक? पूरा हक है।
तुम सबसे कहते हो कि तुम मेरे पति हो, फिर माफ़ी किस बात की? नहीं, ये ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं? शिखा के स्वर में भावनाओं का उबाल था। तुमने मुझे अपनी पत्नी माना है तो मुझे भी मेरा हक चाहिए। हक? कैसा हक? हमारे बीच तो हक जैसी कोई बात नहीं थी। शिखा, ये तुम क्या कह रही हो? ये सही नहीं है। मैं केतन को अपना सब कुछ मान चुका हूँ, उसे धोखा नहीं दे सकता। धोखा? कैसा? मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही। मैं तो यहाँ चली आई थी इस सब से बचने के लिए। तुमने ही यहाँ सबको बता दिया। अब मेरी भावनाओं को ऐसे तो ना ठुकराओ। मैं कब मना कर रहा हूँ? तुम इतनी परेशान मत हो। आखिर हूँ तो तुम्हारा पति ही। तुम जब कहोगी मैं मिलने आ जाऊँगा। तुम्हें किसी से भी ये छुपाने की ज़रूरत नहीं है कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। तुम अब मेरी पत्नी हो, भले ही हम उस मुकाम तक नहीं पहुँचे हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रमा जी खाना लेकर आ गई थी। कैसी हो शिखा? भाई, तुम्हारे पति देव तो व्याकुल हो गए थे, बहुत प्यार करते हैं तुमसे। अभी नई नई शादी है ना। और ये क्या? ये नोएडा जा रहे हैं? तुम यहाँ अकेली रह लोगी? तुम्हें साथ रहना चाहिए। ये समय ही तो है जो तुम साथ बिता सकते हो। एक बार बच्चे हो गए तो बस जिम्मेदारियाँ घेर लेंगी, वे बोले जा रही थी। शिवम ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि वे इतना कुछ कहेंगी। शिखा चुपचाप सुन रही थी। रमा जी की बातें उसकी हृदय में कील की तरह धंस रही थी। एक पत्नी के दायित्व से रमा जी उसे परिचित करा रही थी। उनकी बातों से शिखा के मन में तूफान मच गया था। चलो खाना खाओ दोनों, आ भी जाओ। मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा कि तुम दोनों बिल्कुल चुप हो गए। कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो तुम लोग? आजकल लड़के लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। सच बताओ, तुम लोग वास्तव में पति पत्नी हो या झूठ बोल रहे हो? अक्सर सोसाइटी में फ्लैट लेने के लिए लोग ऐसे झूठ बोलते हैं। चुभती नज़रों से वह दोनों को देख रही थी। अरे आप ये क्या कह रही हैं? हम भला झूठ क्यों बोलेंगे? शिखा मेरी पत्नी है, इसका सबूत दिखाऊं क्या आपको? अरे तुम तो बुरा मान गए। मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसा पहले हो चुका है यहाँ पर। और जब मैं आई तो तुम लोग ऐसे दिख रहे थे जैसे तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ हो, बस इसलिए। नहीं नहीं, आपकी बात सच है। इस बात शिखा बोली। दरअसल ये जा रहे हैं, बस इसी बात पर थोड़ी नोक झोंक हो गई थी। तो ठीक है ना, अब तुम यहाँ अकेली रहोगी तो हर वीकेंड इसको यहाँ आना चाहिए, नहीं तो रिश्ता कैसे गहरा होगा। क्यों शिवम, सही कहा मैंने? शिवम को लग रहा था कि उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ये रमा जी तो बड़ी ही तेज़ निकली। अब ये शिखा को रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी बात बोलती ही रहेंगी। अरे जवाब नहीं दिया तुमने? कहाँ खोए हो शिवम? अच्छा तो मैं चलती हूँ। अरे शिखा, मेड की ज़रूरत हो तो बताना, और भी कुछ काम हो तो निसंकोच बोलना। आखिर पड़ोसी होते किस लिए हैं? शिखा के मन में तूफान उठाकर रमा जी चली गई। शिवम बाहर निकल आया था। थोड़ी देर खुली हवा में सांस लेना चाहता था। उसे केतन की याद आ रही थी। अपनी परेशानी वह केतन को बताना चाहता था, इसलिए उसने केतन को फ़ोन लगा दिया। कैसा है तू? शिखा की तबीयत अब कैसी है? कब निकल रहा है तू? फ़ोन उठाते ही उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। पहले से ठीक है, और हो सकता है मैं परसों दोपहर तक पहुंच जाऊंगा। तेरे लंदन जाने का क्या हुआ? मैंने मना कर दिया। मैं तेरे बिना कहीं नहीं जाऊंगा, तू आ जा। ये घर बड़ा सूना लगता है। परसों मिलते हैं, ओके? तू परेशान है क्या किसी बात को लेकर? इतना थका थका क्यों बोल रहा है? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। चल रखता हूँ फ़ोन। बाय, टेक केयर, लव यू। फ़ोन कट गया। शिवम घर की ओर चल पड़ा। शिखा चुपचाप लेटी हुई थी। शिवम चुपचाप आकर ज़मीन पर अपना बिस्तर लगाने लगा। शिखा ने उसे पलट कर भी नहीं देखा। उसने भी कुछ नहीं कहा। वो लेट गया। उन दोनों में से उस रात कोई बात नहीं हुई। सुबह शिखा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब शिवम ने उससे पूछा, मैं कल चला जाऊं? अब तो तुम ठीक हो। मैं ये बताने वाली कौन होती हूँ? तुम्हें बस अपने सुख दिखाई देते हैं। मेरे त्याग का तुमने उपहास बना दिया। कितनी जिल्लत सही थी मैंने नोएडा में, पर मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। यहाँ चली आई कि चलो यहाँ मैं चैन से जी पाऊँगी, पर कहते कहते उसका गला भर गया। तुम क्या जानो स्त्री की पीड़ा, स्त्री जो नहीं हो। कहती हुई शिखा चली गई। शिवम उसे जाते देखता रहा। वो धर्म संकट में फंस गया था। शिखा को लेकर जो भावनाएं मन में जागी थी वो उसे बेचैन कर रही थी। आखिर वो करे तो क्या करे। सुबह शिखा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब शिवम ने उससे पूछा, मैं कल चला जाऊं? अब तो तुम ठीक हो। शिखा के जाने के बाद शिवम ने घर एक सा किया। कुछ सामान अभी भी पैक पड़ा था। उसने सोचा चलो खाली समय का सदुपयोग करते हैं, इसे जमा देते हैं। कुछ किताबें, कुछ तस्वीरें और कुछ सजावट का सामान था।
वो किताबें देखने लगा। बड़ी अच्छी किताबें थी। अचानक उसकी नज़र एक डायरी पर पड़ी। उसने डायरी उठाई। शिखा ने अपने जीवन की कहानी जैसे उसमें लिखी थी वो पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते जैसे उसमें डूबा जा रहा था। उसे समय का पता ही नहीं चला। 2 घंटे कैसे निकल गए। फिर अपने नाम को डायरी में पढ़कर वो चौंक पड़ा। शिखा के जज्बात, उसके प्रेम से एक एक शब्द जैसे जीवंत हो उठा था। दिल बड़ी जोर से धक धक करने लगा था। शिखा के लिए मन में प्रेम हिलोरे मारने लगा था। ये लड़की कितना चाहती है मुझे और मैं सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहा हूँ। मन में तूफान उमड़ रहा था। उसने सारा सामान सहेज दिया। देखा तो उसकी ओर शिखा की तस्वीर भी थी जिसमें शिखा ने एक कोने पर लिख रखा था, जन्म जन्म का साथ। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। शिखा वापस भी आ गई थी। उसने शिखा की ओर देखते हुए पूछा, कैसा रहा आज का दिन? शिखा ने मुंह फेर लिया और किचन में चली गई। क्या कर रही हो? चाय मैं बनाता हूँ, तुम बैठो। शिखा ने अनसुनी कर दी और चाय चढ़ाकर सब्जियाँ देखने लगी बनाने के लिए। शिवम उसके करीब आया और हाथ पकड़कर बोला, मैंने कहा ना चाय मैं बनाता हूँ और खाना नहीं बनेगा, हम बाहर जा रहे हैं। शिखा फिर भी ना बोली, हाथ झटक कर बाहर चली गई। शिवम चाय बनाकर ले आया। उसने चाय शिखा के सामने रखी। शिखा ने उसकी ओर देखा भी नहीं। नाराज़ हो मुझसे? चलो अब माफ़ भी कर दो। शिखा चुपचाप चाय पी रही थी। उसने शिवम की बात का जवाब नहीं दिया बल्कि मुंह फेर लिया। अच्छा चलो इस बार माफ़ कर दो, आगे से जो तुम कहोगी वही करूँगा। चलो तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं। अरे यहाँ गणेश मंदिर है, वो तो देखा ही नहीं। मंदिर जाएंगे और खाना खाकर घर आ जाएंगे। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ। और हाँ, मुझे भूख भी नहीं है। इस समय शिखा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो हंसती मुस्कुराती शिखा कहीं खो गई थी। अब उठ भी जाओ, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, अनुनय करते हुए शिवम बोल पड़ा। अच्छा। शिखा ने बड़ी बड़ी आंखों से शिवम को निहारा। आंखों में आंसू की बूंदें झिलमिल कर रही थी। तो छोड़ दो केतन भाई को, यहाँ मेरे पति बनकर रहो और मुझे पत्नी के सारे सुख दे दो। शिवम चौंक कर पीछे हट गया। ये क्या करने को कह रही हो तुम? तुमने ही कहा था कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या हो गया? बस पत्नी बनना चाहती हूँ तुम्हारी, नाम की नहीं। मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। मैं केतन को दगा नहीं दे सकता। हमारा साथ 6 साल पुराना है। उसने मेरे लिए कितना कुछ किया है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। ये संभव नहीं शिखा। इस बारे में हमारी खुलकर बात हुई थी। शिखा कुछ नहीं बोली, बस रोई जा रही थी। शिवम का दिल उसे उकसा रहा था कि वो शिखा के पास जाए, उसे प्यार करे, चुप कराए। कर्तव्य बेड़ी बन रहा था। उसने फिर शिखा को समझाने की कोशिश की पर नाकाम रहा। समय काफ़ी हो गया था। घर में खाना भी नहीं बना था। शिवम खाना लेने बाहर चला गया। खाना लेकर आया तो देखा घर की लाइटें भी बंद थीं। उसने खाना लगाया और शिखा के पास ले गया। चलो खाना खा लो। तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। शिखा उठ गई। रोते रोते आंखें सूज गई थी। उसका उतरा उदास चेहरा देख शिवम का कलेजा कांप गया। उसने उसे बाहों में भर लिया। शिखा ने भी उसे आलिंगन में भींच लिया, ऐसे जैसे कभी छोड़ेगी नहीं। शिखा अपने होश खो बैठी थी। उसके शरीर की गर्मी और भावनात्मक उबाल ने कब सारी रेखाओं को तोड़ दिया, ये दोनों को ही तब पता चला जब सब कुछ हो चुका था। शिखा के चेहरे पर तृप्ति की असीम मुस्कान थी तो शिवम का चेहरा काला पड़ गया था। पछतावे की आग उसके सीने को जला रही थी। ये ठीक नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो गया? अब क्या होगा? बड़बड़ाते हुए वो कमरे से निकल गया। शिखा उसके पास आई, पीछे से उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, कुछ गलत नहीं हुआ। मैं अब तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। तुम कल वापस जा सकते हो। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। और हाँ, केतन भाई को कुछ मत कहना। तुम दोनों सदा साथ रहो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये कहना और करना इतना आसान है शिखा। क्या मैं इस ग्लानि में रात दिन नहीं जलता रहूँगा? ऐसा करके क्या मैं धोखेबाज नहीं बन गया? नहीं। चलो खाना खाओ और भूल जाओ कि ऐसी भी कुछ हुआ था। कल वापस चले जाओ और खुशी खुशी जीवन बिताओ। वो एकटक शिखा को देख रहा था। क्या है ये लड़की? कभी अपना हक पाने को झगड़ती है, कभी सब त्याग देने को राजी हो जाती है। वो सोचता रहा और देखता रहा शिखा के पल पल बदलते रूप को। खाना खाकर दोनों लेट गए। शिखा तुरंत सो गई। संतोष और प्रसन्नता के असीम भाव उसके सोते हुए मुख पर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उधर शिवम करवटें बदल रहा था। जाने कितनी देर बाद नींद आई। सुबह जब उठा तो शिखा स्कूल चली गई थी। नाश्ता मेज पर सजा था। उसका सामान पैक रखा था और एक मैसेज भी, मेरे आने से पहले जाना हो तो चले जाना। मैं खुश हूँ और तुम भी खुश रहना।
केतन भाई को मेरा स्नेह देना। शिवम ने अनमने मन से नाश्ता किया। उसका मन बार बार उसे धिक्कार रहा था। क्या मुंह लेकर जाएगा वो केतन के सामने, और शिखा वो क्या करेगी। उसकी मर्यादा भंग कर दी मैंने। मैं किसी का भी नहीं हो सका। अब क्या करूं। सोचते विचारते कब 1 बज गया पता ही नहीं चला। अरे तुम गए नहीं? मैं तो सोच रही थी कि चले गए होंगे। बस निकल ही रहा हूँ, तुमसे मिलने के लिए बैठा था। अच्छा जी, इतना सड़ा सा मुंह क्यों बना रखा है तुमने? मुझसे दूर जाने का गम है या अब भी कल की बात को लेकर पछता रहे हो? मुझसे बड़ी गलती हो गई है, क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? माफ़ी किस बात की? तुम्हारी पत्नी होने का पूर्ण सौभाग्य और सुख मुझे प्राप्त हुआ है। अब मुझे ना तुमसे कोई शिकायत है और ना ही कोई नाराज़गी। तुम खुशी खुशी जाओ और केतन भाई के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करो। अब क्या एंजॉय करूँगा? मैं तो उसका सामना करने से भी डर रहा हूँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, फिर तुम अपना ध्यान रखना। मैं ठीक हूँ और खुश भी, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी। मुझे मेरा प्यार मिला और तुम्हें तुम्हारा प्यार। प्यार की अनोखी कहानी लिखेगा हम लोगों का ये रिश्ता। शिवम उसे हैरत से देख रहा था और फिर वो वहाँ से चल दिया अपनी मंजिल की ओर। सारे रास्ते वो यही सोच रहा था कि जाते ही केतन को वो सारी सच्चाई बता देगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। घर पहुँचते पहुँचते उसे रात हो गई। केतन उसे देखते ही छोटे बच्चे की तरह गले में झूल गया और उसका मुंह चूम डाला। कैसे काटे मैंने ये 5 दिन। बहुत ही याद आई तेरी। तुझे नहीं आई मेरी याद? आई क्यों नहीं? मुझे मन से शिवम ने कहा। तेरे बिना रहना बहुत मुश्किल है। चल आ जा, मैंने तेरे पसंद का खाना बनाया, साथ में खाएंगे। क्यों, बाई जी नहीं आई? वो बीमार है, चल आ जा। उसके गले में बाहें डाल केतन उसे खाने की मेज़ पर ले आया। शिवम ने जैसे तैसे खाना खाया। क्या हुआ, तो इतना उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? शिखा तो ठीक है? हाँ बस थक गया हूँ, सोऊंगा, कहकर वो अपने रूम में जाने लगा तो केतन ने उसे बाहों में भर लिया। आज इतने दिन बाद हम मिले हैं, मैं भी तेरे साथ ही सोऊंगा। केतन ने शिवम के सीने पर सिर रखा हुआ था और शिवम बार बार यही सोच रहा था कि मैं कितना बड़ा कायर हूँ, धोखेबाज हूँ। रात अच्छी भी थी, दिन अपनी गति से निकल रहे थे। शिवम केतन को कुछ नहीं बोल पाया, ना ही शिखा को फ़ोन कर पाया। बस शिखा ही थी जो फ़ोन करती, उससे हाल चाल पूछ केतन से घंटों बतियाती। इस बीच वो 1-2 बार घर भी आई थी। उसने बताया था कि उसने फ्लैट बदल लिया है और दूसरी सोसाइटी में रहने लगी है। केतन से उसकी अच्छी पटने लगी थी। कोई बात है शिवम तो मुझे बता दे। देख रहा हूँ पिछले 2 महीने से तू जैसे कहीं खो गया है। अपने मन का बोझ हल्का कर ले मेरी जान। बहुत जोर देने पर शिवम ने कहा, पहले वो पक्का वादा करे कि उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो उसके बिना नहीं रह पाएगा। पक्का वादा? कोई भी बात हो तो मैं तेरे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तू अपने मन का गुब्बार निकाल ताकि हमारी ज़िंदगी नॉर्मल हो सके। शिवम ने सारी बात केतन के सामने रख दी और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मुझे माफ़ कर दे मेरे यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो बड़बड़ा रहा था। अचानक केतन का ठहाका गूंज उठा। शिवम आश्चर्य से उसका चेहरा देख रहा था। शायद इसे बहुत धक्का लगा है, तभी इतना हंस रहा है। क्या कह रहा है तू? ठीक तो है? उसने केतन को पकड़कर झकझोरा। उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद वो शांत हुआ। बस ये बात थी, हो जाता है ऐसा कभी कभी। फिर शिखा तो तेरी पत्नी है, मुझे इसका इतना दुख क्यों होगा? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये दुख और व्यंग है या सच बोल रहा है। ये तो शिखा से कितना चिढ़ता था। क्या हुआ इसे? तू ठीक तो है? तुझे बुरा नहीं लग रहा है? मैंने तुझे धोखा दिया, अपने प्यार को झुठलाया? अरे छोड़ ये बेकार की बातें। अब तो तू मेरे साथ और मेरे पास है। मुझे तुझसे दूर रहकर तेरी अहमियत पता चल गई। बेंगलोर में कितनी मुश्किल दिन काटे थे मैंने। अब फिर से अकेला नहीं रहना। चल, मैंने तुझे माफ़ किया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। शिवम इस बीच 1 या 2 बार ही जयपुर गया। हाँ, शिखा ज़रूर आ जाती थी वीकेंड पर। 5 महीने बीत चले थे उस बात को। सब धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। शिखा ने फिर कभी शिवम पर अपना अधिकार नहीं जताया। केतन की और शिखा की खूब पटने लगी थी। दोनों मिलकर शिवम की टांग खींचते रहते। इस बार शिखा को आए हुए काफ़ी समय हो गया था। फ़ोन पर ही बातचीत हो जाती थी। हाँ, पिछले कुछ महीने से केतन ज़रूर 1 या 2 दिन के लिए हर हफ्ते बाहर चला जाता था। शिवम ने इसकी वजह नहीं पूछी, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन आज सुबह से केतन उससे कई बार इस वीकेंड बाहर जाने की जिद कर चुका था। उसका मन रखने के लिए उसने हाँ कर दी।
कहाँ जाना है बता तो सही, सरप्राइज़ है, बाद में पता चल ही जाएगा। वीकेंड पर जब वो कार से निकले तो शिवम ने पूछा, जयपुर जा रहा है क्या? हाँ, शिखा जो नहीं आई इतने दिन से, तेरा मन नहीं करता उससे मिलने का? मैंने सोचा हम एक परिवार हैं तो क्यों ना ये वीकेंड उसके साथ एंजॉय करें। देख, मैं बड़ी मुश्किल से सहज हो पाया हूँ, अब तो फिर मत शुरू हो जा। और ये कब हुआ? हम एक परिवार कब से बन गए? तुझे शिखा से अब चिढ़ नहीं होती? नहीं, मैंने सब भुला दिया और तू मन खराब मत कर, मैं तो मजाक कर रहा था। तू सीरियस हो गया? मैं जानता हूँ तू उससे फ़ोन पर हालचाल लेता रहता है। हाँ तो और क्या करूँ? तू देख रहा है इस समय कितना काम है ऑफिस में, घर पर भी लगा रहता हूँ, नए प्रोजेक्ट आए हैं, इस कारण तेरे साथ भी कहाँ समय बिता पा रहा हूँ। हाँ ये सच है। केतन ने शिवम का हाथ सहलाया। 5 घंटे बाद वे जयपुर एंटर हो गए। शिखा घर पर नहीं थी। शिवम को आश्चर्य हुआ कि ये कहाँ गई। चल फ्रेश हो ले, चाय पीकर चलते हैं। कहाँ जाना है आप? और ये कहाँ गई? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, चल जल्दी कर। दोनों चाय नाश्ता करके निकल पड़े। शिवम समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद उनकी कार एक हॉस्पिटल के आगे रुकी। हॉस्पिटल देखते ही शिवम परेशान हो उठा। क्या शिखा बीमार है? वो एडमिट है यहाँ? क्या हुआ होगा? एक के बाद एक प्रश्न उसके दिमाग में उठने लगे। उसने केतन से पूछा, यहाँ क्यों आए हैं? क्या शिखा को कुछ हुआ है? तू क्या छिपा रहा है मुझसे? तू रुक, मैं पार्किंग में गाड़ी लगा कर आता हूँ। शिवम व्याकुल हो रहा था। केतन गाड़ी लगा कर आया तो वो उस पर बरस पड़ा। क्या पहेली है ये? बताता क्यों नहीं तू? क्यों आए हैं यहाँ? केतन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सब्र कर मेरी जान, सब्र का फल मीठा होता है। दोनों गलियारे में चलते हुए एक डीलक्स रूम के सामने रुके। दरवाज़ा खोलते हुए केतन ने शिवम को अंदर धकेला। सरप्राइज, जा देख। अंदर बेड पर शिखा लेटी हुई थी। शिवम को देखते ही बोली, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम अब आए हो? क्यों केतन भाई, आपने बताया नहीं? क्या हुआ है तुम्हें? डॉक्टर क्या बता रहे हैं? शिवम घबरा उठा। केतन और शिखा ठहाका मारकर हंस पड़े। शिवम पागलों की तरह कभी शिखा को और कभी केतन को देख रहा था। यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? तुम दोनों मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो क्या? तभी नर्स एक नवजात शिशु को लेकर आई। ये लीजिए मैम, आपकी बेटी, आज आप डिस्चार्ज हो रही हैं। अब ये पूरी तरह से स्वस्थ है। शिवम भौचक्का सा सब देख रहा था। केतन ने बच्ची को गोद में ले लिया था। कितनी प्यारी है, बिल्कुल चांद सी, मेरी गुड़िया। इसने तो मेरा जीवन खुशियों से भर दिया। तुम नहीं लोगे? तुम्हारी ही बेटी है, शिखा बोल पड़ी। ये तुमने कभी बताया नहीं, कम से कम बता तो देती। शिवम बुरी तरह से झेंप उठा। सब अकेले सहने की क्या ज़रूरत थी? केतन बोला, तुझे क्या बताती, तू तो पहले ही गम में डूबा हुआ था। शिखा ने मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाया। जब तू पहले शिखा के पास से गया था तब शिखा ने तेरे आने से पहले ही मुझे सब बता दिया था। मुझे बहुत बुरा लगा, इतना कि तुझसे दूर जाने का मन करने लगा। पर ये है ना, इसने कहा कि केतन भाई वे सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। ये मेरी जिद समझिए या मेरा पागलपन। उस दिन जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार ये खुद है, तो मैंने तुझे माफ़ कर दिया। आखिर है तो तुम्हारी पत्नी ही। और जब इसने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है और अब नोएडा नहीं आएगी, तो मैं हर हफ्ते इसका ध्यान रखने आ जाता था। तुझे इसलिए नहीं बताया कि तू फिर गमजदा हो जाता और अपने किए पर सिर धुनता रहता। पर मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं यही सोचता था कि हम दोनों कपल हैं तो कभी एक बच्चा गोद लेंगे, उसे पालेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। लेकिन शिखा ने जब मुझे बताया तो मैं समझ गया कि यह भगवान का आशीर्वाद है। शिवम अवाक खड़ा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी स्थिति देख केतन ने वो प्यारी सी बच्ची उसकी गोद में दे दी। देख, इसका मुंह और सब भूल जा। मेरा और अपना रिश्ता, शिखा का और तेरा रिश्ता, बस अब एक ही रिश्ता है और वो भी प्यार का। ये बच्ची हम तीनों को एक सूत्र में बांध कर रखेगी। हम अपना सुख इसमें देखेंगे। ये हमारे जीवन को खुशियों से भर देगी। शिवम उस नन्ही सी परी का मुख अपलक निहार रहा था। उसका हृदय वात्सल्य से भर आया था। शिखा सब इतनी देर से चुपचाप देख रही थी। शिवम को ऐसी बच्ची को निहारते देख बोल पड़ी, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? शिवम, माना कि मैंने तुमसे उस रात कुछ ज़्यादा मांग लिया था और फिर मुझे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। मुझे तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि वो एक गलती कहो या प्यार मेरे जीवन को संपूर्ण कर गई। तुम कहो, तुम्हें कैसा लग रहा है इसे अपनी गोद में लेकर? क्या अब भी पछता रहे हो? मैं क्या बोलूँ शिखा,
तुमने तो मुझे ऐसा उपहार दे दिया जिसकी कल्पना शायद मैं और केतन कभी नहीं कर सकते थे। तुम्हारा और केतन का प्यार वास्तव में बड़ा अजीब है। देखो केतन भाई, क्या कह रहा है ये? मतलब इसको खुशी नहीं हो सकती, चाहे हम कुछ भी कर लें। खुशी? मेरे जैसा खुशकिस्मत कौन होगा जो मुझे इतने अच्छे प्यार करने वाले साथी मिले। तुम दोनों सच कह रहे हो, ये भगवान का ही आशीर्वाद है। बस तुम अपना प्लान बताओ, आगे क्या? आगे क्या? ये हमारे साथ चल रही है। अभी तो इसे मैटरनिटी लीव मिली हुई है, बाद में ये अपना ट्रांसफ़र करा लेगी नोएडा। अब हम जहाँ भी रहेंगे साथ रहेंगे। क्यों शिखा, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? केतन बोल पड़ा। जाओ तुम दोनों बाहर, बच्ची भूखी है, इसे मुझे दो। और हाँ, मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम लोग पैकिंग कर लो जाकर। यहाँ से डिस्चार्ज होकर गुड़िया अपनी दादी के घर ही जाएगी। बात का बाद में सोचेंगे। शिवम, तुम्हें नहीं लगता कि बच्ची के रूप में मम्मी जी वापस आ गई, हमें एक सूत्र में बांधने के लिए? शिवम और केतन हंसते हुए बाहर आ गए। आज उनकी प्यार की अनोखी कहानी नए रूप में साकार हो रही थी। जो कहानी माँ की बीमारी से शुरू हुई थी, आज वह उस बच्ची के जन्म से पूर्णता की ओर बढ़ रही थी। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।